आज शीतल और अरविंद की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन था। शादी हुए अभी 1 महीना ही गुजरा था और उन्हें खुशखबरी भी आ गई। दोनों माता पिता बनने वाले थे। सासू माँ सावित्री देवी भी दोनों से बहुत खुश थीं। बहू तूने मुझे दुगनी खुशियाँ दे दी। अब भगवान जल्दी से तुम्हारी संतान को मेरी झोली में डाल दे ताकि मैं भी दादी बनने का सुख प्राप्त कर पाऊँ। सावित्री देवी खुशी से समा नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी बेटी अंजू को न जाने क्यों अपनी भाभी से जलन सी होने लगी थी। जब से शीतल शादी करके घर आई थी, उसे न जाने क्यों वो पसंद ही नहीं थी। शायद उसकी कीमत घर में थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि भाई माँ और पिताजी सब नई बहू पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। शीतल बहुत सुंदर और व्यावहारिक लड़की थी। उसकी पसंद नापसंद का घर में बहुत ध्यान रखा जाता था, जो अंजू को भी बिल्कुल पसंद नहीं आता था। अंजू भी बचपन से सबकी लाडली थी, लेकिन भाभी के आ जाने से अब उसका लाडलापन कहीं खोने सा लगा था। अंजू अभी नर्सिंग का कोर्स कर रही थी। सुबह कॉलेज जाती तो जब तक घर वापस ना आ जाती तब तक माँ भूखी ही रहती। फिर बेटी के साथ दोपहर का खाना खाती थी। भाई भी शाम को घर आने से पहले उसे फोन करता कि उसे क्या खाना है। फिर उसकी पसंद का चाउमीन, मोमोज, जो भी वो कहती, अरविंद सब लेते हुए घर आता था। पिताजी भी अपनी बेटी के साथ बैठकर खूब हंसी मजाक करते थे। उनके घर में अंजू ही आकर्षण का केंद्र थी, क्योंकि घर की छोटी लाडली बेटी जो थी। लेकिन जब से भाभी ब्याह कर आई है, तब से अंजू का सब कुछ कहीं खो सा गया है। अब जब वो घर आती तो माँ, पिताजी और बहू सब उसे खाना खाते हुए मिलते। भाई अब शाम को उसकी पसंद का क्या लाना है नहीं पूछता, क्योंकि अब भाभी जो कहती थी भाई वो ही लेकर आता था। और पिताजी का भी उसके प्रति महत्व उसे कम महसूस होने लगा, जिससे धीरे धीरे उसमें हीन भावना पनपने लगी। और अब तो और भाभी को सर पर चढ़ाया जा रहा था, जो उसके बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। अब तो अरविंद अपनी पत्नी को हर हफ्ते रूटीन चेकअप पर लेकर जाता। फिर सावित्री जी कहती, अरविंद बेटा, बहू को बाहर से ही खाना खिला कर ले आना और जरा घुमा भी देना, घर में भी दिल घबराता होगा उसका। तो अंजू सोचती, लो माँ को भी बस बहू की ही पड़ी है, दिल घबराता है। वाह क्या दिखावा हो रहा है इस घर में। लेकिन बाहर से वो कुछ भी न बोल पाती। अरविंद संडे वाले दिन अपनी पत्नी को मॉल या अन्य बाजार लेकर जाता और उसे कभी साड़ी तो कभी सैंडल और भी न जाने क्या क्या दिलाता। और होने वाले बच्चे के लिए दोनों मिलकर तरह तरह की शॉपिंग भी करते। ये देखकर अंजू अब मन ही मन कुड़ने लगी थी। एक दिन शीतल को रात में सोते समय पेट में अजीब सी ऐंठन हुई तो वो जाग गई। वो बाथरूम गई तो पूरी अकड़ गई। तेज दर्द के कारण उसे चक्कर आ गया था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब उसकी आंख खोली तो खुद को उसने अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसका प्रसव 8 माह में ही हो गया था, लेकिन बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और 9 माह के हिसाब से ही था। खैर उनके घर में तो खुशहाली छा गई थी। जब अरविंद को सामान लेने घर गया तो अंजू ने भाई से कहा, भाई अभी तो आपकी शादी को ही पूरे 9 महीने हुए हैं और ये बच्चा भी अभी 9 महीने का ही लगता है, ये कैसे हो सकता है। अरविंद बोला, अंजू मेरा बच्चा 8 महीने का है इसलिए। पर भैया 8 महीने का इतना शरीर विकसित तो नहीं होता जितना हमारे मुन्ने का है। खैर अब आप कह रहे हो तो ऐसा ही होगा। इतना कहकर अंजू चली गई, लेकिन अरविंद की मनोदशा गड़बड़ा गई थी। अरविंद का किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। जब वो वापस अस्पताल गया तो पूरा परिवार बहुत खुश था। शीतल भी मुस्कुरा रही थी। सावित्री जी बोली, देख अरविंद बिल्कुल तुझ पर गया है, ले इसे गोद में जल्दी। तो अरविंद ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो अचानक ही 2 कदम खुद को पीछे कर लिया। उसका ये रवैया देखकर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या हुआ बेटा, तू पीछे क्यों हट रहा है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या। माँ ये मेरा बच्चा नहीं है। अचानक एकटक बच्चे को देखते हुए जब अरविंद ने ये बोला तो शीतल के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही गिर पड़ा। सावित्री जी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है तू, तेरा दिमाग फिर गया क्या। माँ दिमाग मेरा नहीं बल्कि हम सबका इस औरत ने फेर दिया है। पूछो इससे कौन था वो जिससे शादी के पहले इसकी रास लीला चल रही थी। तभी सावित्री जी ने उसे एक जोर का थप्पड़ दे मारा। कमबख्त, तेरी ये हिम्मत जो तू भरे अस्पताल में अपनी पत्नी के ऊपर लांछन लगा रहा है और अपनी पत्नी की पवित्रता पर शक कर रहा है। माँ तुम ही पूछो फिर इससे कि ये बच्चा इतनी जल्दी कैसे पैदा हो गया। तो शीतल ने रोते हुए कहा, अब मैं अपनी पवित्रता का सबूत भी दूं आपको, ये क्या हो गया है आपको। तभी अरविंद ने बोला, हाँ अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बच्चा अपनाऊं तो फिर DNA टेस्ट करवाना होगा। तभी उसके पिताजी कहते हैं, अरविंद तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जब बहू अपनी सफाई दे रही है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसने अपनी जिद के आगे किसी की एक ना सुनी। शीतल डिस्चार्ज होकर घर आ गई, लेकिन घर का पूरा माहौल ही खराब हो चुका था। शीतल सिर्फ दिन रात रोती रहती और अरविंद और उसकी बहन एक तरफ रहते।
सावित्री जी छोटे मुन्ने को संभालती। फिर एक दिन अंजू और अरविंद दोनों शीतल के कमरे में आए और अंजू ने शीतल से कहा, भाभी करवा लेते हैं ना टेस्ट, अगर आप गलत नहीं हो तो इतना डर क्यों रही हो। शीतल ने कहा, मुझे किसी टेस्ट का डर नहीं है, मुझे तो घिन आती है आप जैसे लोगों की मानसिकता से जो एक स्त्री के चरित्र पर इतना गहरा संदेह कर रहे हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ टेस्ट के लिए। अरविंद बहुत खुश हुआ और डीएनए टेस्ट हुआ और जब उसकी रिपोर्ट आई तो अरविंद और उसके बच्चे का डीएनए मेल खा गया, जिससे अरविंद बहुत खुश हो गया। घर में फटाके फूटने लगे और ढोल वालों को भी वो बुलाकर ले आया। लेकिन शीतल की आत्मा तो तार-तार हो चुकी थी। बच्चे की छठी का आज आयोजन था जिसमें पूरे मोहल्ले को न्योता दिया गया था। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। तभी शीतल के मायके से उसके मम्मी पापा आए, लेकिन अचानक शीतल अपने 2 बड़े बड़े बैग लेकर बाहर आ गई। उसे देखकर अरविंद बोला, शीतल कहाँ जा रही हो? तो शीतल के पिता ने फौरन कहा, हम यहाँ तुम्हारे आयोजन में नहीं बल्कि अपनी बेटी और नाती को लिवाने आए हैं। अब मेरी बेटी उस घर में एक पल भी न रहेगी जहाँ उसका चरित्र छलनी छलनी कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बैठाकर खिलाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे आदमी के साथ एक पल भी न रहने दूंगा। लेकिन पिताजी, अब तो सब कुछ आईने की तरह साफ हो चुका है, ये मेरा बेटा ही है, अब ना मुझे कोई दिक्कत है और ना ही आपको होना चाहिए। तभी एक झापड़ शीतल ने उसे दे मारा तो वहाँ बैठे सभी मेहमान ये देखकर चौंक पड़े। ये लीजिए, उस दिन अस्पताल में सबके सामने आपने मेरी आत्मा पर थप्पड़ मारा था, आज हिसाब बराबर हो गया। इतना कहकर वो बच्चे को लेकर माता पिता के साथ रवाना हो गई। तभी सावित्री जी बोली, ये तो तेरे साथ होना ही था बेटा, आखिर उन्होंने गलत कुछ भी नहीं किया। शादी का बंधन विश्वास पर टिका होता है और अगर उसमें दरार पड़ जाए तो भर पाना बहुत मुश्किल है। आज तेरी भी एक बहन है, उसके ससुराल में उसके चरित्र पर कोई उंगली उठाएगा तो तू भी ऐसा ही करेगा जैसे तेरे सास ससुर ने किया। अरविंद को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। आखिर क्यों उस दिन वो बहन की बातों में आया? उसकी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो गई। अब वो किसी से घर में बात नहीं करता था और शीतल की ही यादों में खोया रहता था। अंजू भी अपने किए पर पछता रही थी। घर की खुशियां कहीं गायब हो गई थीं। दिन रात माँ पापा टेंशन में बैठे रहते, कोई किसी से कुछ भी न कहता। अंजू की जलन की वजह से उसका घर पूरा बिखर चुका था। तो दोस्तों, कान के कच्चे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पहले खुद दिमाग लगाकर किसी बात को सोचना चाहिए, सलाह लेना चाहिए और फिर तभी फैसला करना चाहिए। जल्दबाजी में की हुई गलती विनाश का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, मेरी द्वारा रचित कहानी आपको कैसी लिखी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।